माइटोकॉन्ड्रिया। जो लोग ऑनलाइन भाई कर रहे हो लाइव क्लास, इसमें अलग से कुछ पीडीएफ नहीं दिया जा रहा है। जो पीडीएफ दिया जा रहा है वो आपके पास पहुंच रहा है। मेंस की तरह इसमें ज़्यादा पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो जो नोट्स बना रहे हो वही है। तो ये मत सोचिए कि जो ऑनलाइन है उनको कम मटेरियल मिल रहा है और जो यहाँ बैठे हुए हैं सामने उनको ज़्यादा मटेरियल मिल रहा है। मटेरियल सबको मिलता है, बस आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाता है, यहाँ इन लोगों को प्रिंट मिलता है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया शुरू करते हैं हम लोग। डिस्कवर्ड बाई, खोज। डिस्कवर्ड बाई, खोज। किसने किया था? कोलिकर ने। गुड। खोजा था इसको कोलिकर ने। खोजा था कोलिकर ने। बट कोलिकर के साथ भी वही ट्रेजेडी हुई। कौन? जो फेलिक्स डुजार्डिन के साथ हुई थी, जो लुनिन के साथ हुई थी। क्या ट्रेजेडी हुई? कि सब कुछ इन्होंने बताया, जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है, वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया इंट्रोड्यूस्ड बाई। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग, देखिए हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को शुद्ध हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका, लेकिन इतनी शुद्ध हिंदी की जरूरत आपको नहीं है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखिए, सूत्र कणिका मत लिखिएगा। ठीक। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया इंट्रोड्यूस्ड बाई, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कार्ल बेंडा। सी बेंडा, कार्ल बेंडा। सेम चीजें हैं, याद करिए, मैं रोज बता रहा हूं, आज बताने की जरूरत तो नहीं है ना, कि अगर पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी और कोलिकर ऑप्शन में नहीं हो तो बेंडा होंगे, तो वो भी आप सही करिएगा। एक माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही फेमस निक नेम है, आप जानते होंगे, क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। रुक जाइए, लिखिए नहीं, समझ लीजिए फिर उसको लिखते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। इट मीन्स कोई ना कोई रीजन होगा तभी तो उसका निकनेम पड़ा है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बता रहा हूं, आप समझिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। क्योंकि पावर जनरेट होती होगी, पावर जनरेट होती है, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर किस प्रोसेस के थ्रू जनरेट होती है? पावर किस प्रोसेस के थ्रू जनरेट होती है? तो रेस्पिरेशन के थ्रू जनरेट होती है, श्वसन के थ्रू जनरेट होती है। ठीक। श्वसन में क्या होता है, देखिए सब पूछा जा सकता है, अलग अलग सेंटेंस लिखवाऊंगा, सब में एक साथ मिला के अलग अलग समझिए। तो पावर जनरेट होती है, इसलिए पावर हाउस कहते हैं। पावर किस प्रोसेस के थ्रू जनरेट होती है? तो रेस्पिरेशन के थ्रू जनरेट होती है। और रेस्पिरेशन में होता क्या है? तो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और फूड का ऑक्सीडेशन मतलब होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। और पावर किस रूप में जनरेट होती है? तो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी ब्रोकर, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्वाइन, एनर्जी करेंसी। ये सब क्या है, कल बताया था मैंने ना कि एटीपी का निकनेम है। तो अलग अलग पूछा जाता है एग्जाम में, मैं लिखवाते समय एक में लिखवाऊंगा तो आप समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनसाइड द सेल पावर जनरेशन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये सब क्या है, इसीलिए इसको कहते हैं। और किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में। तो ये सब मिला के एक साथ लिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का को कोशिका का ऊर्जा गृह या ऊर्जा घर या ऊर्जा सदन, जो लिखना चाहे, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज by the cellular respiration, because by the cellular respiration, oxidation of food in bracket glucose, food means in form of glucose, oxidation of food in bracket glucose happens here.
oxidation of food in bracket glucose happens here, and energy is produced in the form of ATP. Energy is produced in the form of ATP. हिंदी में लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं क्योंकि कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन यही होता है। एटीपी के रूप में, और रुकिएगा, कोशिकीय श्वसन द्वारा भोजन ब्रैकेट में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, सेंटेंस काट लीजिएगा फिर से, कोशिकीय श्वसन द्वारा भोजन ब्रैकेट में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन यही होता है। ठीक, अब समझिएगा एक चीज और, एक निकनेम और है, तो पहले समझ लीजिए फिर बताते हैं। जैसे जहां कपड़ा बनता है वो कपड़े की फैक्ट्री या मिल है, जहां जूता बनता है वहां जूते का फैक्ट्री या जूते का कारखाना है। तो उसी तरह अगर यहां एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बन रहा है, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज एटीपी मिल ऑफ द सेल। लिखिएगा, एक लाइन और लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज एटीपी मिल ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का एटीपी कारखाना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपी के रूप में एनर्जी बन रही है। एटीपी मिल ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी का कारखाना भी कहते हैं। एटीपी मिल ऑफ द सेल, एटीपी का कारखाना भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। यह कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। जो सबसे बड़ा होता है वो न्यूक्लियस होता है, अभी आएगा। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। अब देखिएगा, एक निकनेम और है, तो प्रॉपर्टी समझिएगा क्यों निकनेम है। इस प्रॉपर्टी को लिखवाएंगे नहीं, बड़ा है ही, दूसरा सबसे बड़ा है। इसका शेप जो होता है जस्ट लाइक सेल, कोशिका की तरह इसका आकार भी होता है, कल आपने वीडियो में देखा था। ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक के कारण इसका एक और निकनेम होता है। लिखिएगा, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेल विद इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर कोशिका उपनाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर कोशिका उपनाम से भी जाना जाता है। अब एक चीज और, एक निकनेम और, जितना निकनेम है वही प्रीलिम्स में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं घुमा के इधर उधर से। जैसे टॉर्च जानते हो ना, टॉर्च, मोबाइल वाली टॉर्च नहीं, जो गांव में इस्तेमाल करते हैं प्रकाश के लिए। तो टॉर्च में सेल लगती है कि बैटरी? अच्छा, सेल बैटरी अलग अलग होती है। सेल और बैटरी क्या अलग अलग होती है? सेल नहीं चार्ज होता? क्यों? ये इसमें जो मेरे माइक में जो सेल लगा है वो तो रोज चार्ज करते हैं लोग। और कोई? जी हाँ, गुड। हाँ, एक तरह से अरे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। अगर वो सिंगल है तो उसे कहते हैं सेल, जब उसको कॉम्बिनेशन बना देते हैं, उसको सीरीज में जोड़ते हैं, तो वो क्या हो गया? बैटरी। जैसे इन्वर्टर में होती है बैटरी, तो देखते हैं पानी डालते हैं खोल के, अलग अलग प्लेट होती है उसमें, तो ईच प्लेट एक्ट एज अ सिंगल सेल, और जब वो कॉम्बिनेशन उसका कंबाइन हो जाता है तो वो क्या हो जाती है? बैटरी। तो जो भी है बस समझिएगा, अगर वो सिंगल सेल वाली टार्च है, होती है ना छोटी सी टार्च, लोग पॉकेट में रख के घूमते हैं, तो वो सेल है। 2 सेल लगा दिए या 3 सेल लगा दिए तो वो क्या हो गया? बैटरी। तो वो सेल हो बैटरी और डजंट मैटर, मैटर इज दैट, जो मैं बताने जा रहा हूं वो समझिए।
जो काम, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, जो काम टार्च के अंदर सेल या बैटरी करती है, जो काम टार्च के अंदर बैटरी करती है, वही काम इस कोशिका के अंदर, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो मुझे आप बताइए, चलिए आसान बताइए, पहले आप बताइए कि टार्च के अंदर बैटरी का क्या काम है। आराम से सोच के कंप्लीट सेंटेंस में बताना, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बोलते हो तो सेंटेंस जो फॉर्मेशन करते हो कंप्लीट करो, तभी कहीं आप लिख पाओगे, कभी आप इंटरव्यू में पीएमआई में बोल पाओगे। अगर आप आधा सेंटेंस बनाते हो, एक वर्ड बनाते हो, तो दूसरे के सामने फिर कंप्लीट सेंटेंस में कैसे बोल पाओगे जब या आपको आदत ही नहीं है बोलने की। तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट बनेगा। हाँ हाँ ठीक। और भाई कोई? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा बताता है। और अरे आसान करो ना, कठिन क्यों करते हो? आप लोग अंदर घुसते जा रहे हो। हमेशा उसको इजी मोड में लाओ कि जो साइंस नहीं पढ़ा है वो भी तो जाने। वो क्या करता है, बस सिंपल सी कह सकते हो कि ये टॉर्च में सेल या बैटरी का क्या काम होता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। आसान हुआ ना कि वो प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है? एटीपी के रूप में। जिस तरह से बैटरी टॉर्च के अंदर लाइट के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसी तरह ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल के अंदर किस रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करता है? एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज बैटरी ऑफ द सेल। कोशिका की बैटरी भी कहते हैं, लिख लीजिएगा, बस निकनेम लिखते रहिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज बैटरी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की बैटरी भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की बैटरी भी कहते हैं, बैटरी ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज द मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनल। इट इज द मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनल। यह कोशिका का सबसे व्यस्त एवं सक्रिय कोशिकांग है। यह कोशिका का सबसे व्यस्त एवं सक्रिय कोशिकांग है। इट इज द मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनल। ऑर्गेनल मीन्स स्मॉल ऑर्गन, लिटिल ऑर्गन इनसाइड द सेल। कल वीडियो मैंने क्लास में एक दिखाया था, ध्यान से अगर देखे होंगे तो उसमें जो लाइन बोला था वही पहले लिखना है। क्या लिखना है? द सेल who need more energy have more mitochondria। इसका मतलब होता है, समझ लो फिर लिखवा रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि हर कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जिस सेल को, जिस कोशिका को, या जिस ऑर्गन की सेल को, जिस अंग के कोशिका को एनर्जी की रिक्वायरमेंट अधिक होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, तो वही पहले लिख लो फिर आगे बताते हैं। द सेल हु नीड मोर एनर्जी हैव मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जिस कोशिका को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होती है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। इस पे जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा तो आप क्या आएगा, सुनो क्वेश्चन सुनो, फिर उसके बाद आंसर बताना और फिर हम लोग लिखा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेम द ह्यूमंस ऑर्गन, नेम द ह्यूमंस ऑर्गन विच सेल्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मानव शरीर के उस अंग का नाम बताइए जिसमें या जिसके अंदर या जिसके कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है। कौन सी सेल होंगी? यकृत होगा कि ब्रेन होगा?
कि हार्ट होगा? ब्रेन को नहीं जरूरत पड़ती है अधिक एनर्जी की? ब्रेन को अधिक एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। आपके ऐसे एक डेटा बता रहा हूं, समझिएगा। आपके बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% अकेले आपका ब्रेन यूज करता है। जब आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे तो वहां लिखेंगे, आपके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है उसका अकेले 20% कौन यूज करता है? आपका ब्रेन यूज करता है। तो ब्रेन को एनर्जी की जरूरत नहीं है। हार्ट, आपका दिल जो है, अगर ये धड़कना बंद हो जाए तो क्या काम होगा? अब बताइए कि शरीर के किस अंग को सब या किस अंग की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है? कितने लोग लीवर वाले हैं भाई? इसमें से कितने लोगों को शाम वाले बैच की नोट्स मिलती रहती है? चलो लीवर बताओ, लीवर क्यों है? लीवर इज द राइट आंसर। नोट्स मिलेगी आपको, फोटो खींच के आएगी तो उसमें तो फैक्ट आएगा ना, सुबह का शाम, सुबह शाम में अलग अलग चल रहा है। तो अब आप बताइए रीजन क्या होना चाहिए? ठीक है, नोट से आपको है या आप जानते हैं तो ये अच्छी बात है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप जान रहे हो तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अब उसका रीजन, उसके पीछे का लॉजिक भी बताओ कि लीवर सेल्स के लीवर के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर अधिक क्यों होती है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में लीवर चेंज करता है, संश्लेषित भी नहीं करता है, वो सिर्फ स्टोर करता है। कोई चीज लाके आपको दे दिया जाए कि मैं आप 1 करोड़ रुपया बड़ी मेहनत से नाक रगड़ रगड़ के कमाऊं और मैं आपको दे दूं, रख लो, तो मेहनत मैंने किया कि आपने किया? तो फैट तो शरीर का कोई ना कोई अंग तो कोई ना कोई काम तो कर ही रहा है ना। और भाई, हाँ इधर से जो बता रहे थे भाई, बताओ। एक ही करके रुक जाओ, पहले इधर जो लीवर वाले थे लोग। कौन कह दिया शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर है? हु सेड? शरीर का सबसे बड़ा अंग आपकी स्किन है, आपकी त्वचा है। कौन कह दिया भाई? देखिए ये गलत इंफॉर्मेशन कह रहा है ना, इसीलिए धीरे धीरे चलिए और गलत नहीं करना है। किसने कह दिया कि शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज योर स्किन। आपकी त्वचा आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और भाई बताओ बताओ, लीवर, रुक जाइए थोड़ा सा, लीवर, हाँ लीवर बोले थे ना, हाँ गुड। तो डरने की क्या, सुनो, बहुत हो जाएगा तो क्या बताओगे? सब गलत बता दोगे तो कोई फांसी की सजा है कि गलत बताने पे हैंग टिल डेथ? नहीं ना है। तो बोलोगे, बोलना ज्यादा जरूरी होता है। हाँ बोलिए, गुड। रीजनरेट कर हमेशा जरूरत, उसको हम इतना क्यों नुकसान पहुंचाएं कि वो रीजनरेट करने की कोशिश करे? हम तो जीवन भर यही चाहेंगे ना। हाँ इधर कौन बता रहा था, बताओ। रीजनरेशन की क्षमता तो होती है, तो क्या आप रोज उसे अपना 1/4 डोनेट करते रहोगे कि ये क्षमता है तो इसको क्या करो, इस क्षमता को एक्सप्लोर करो? देखिए सही बता रहे हो, ठीक है। देखिए अधिक काम करने का मतलब से, देखो आंसर भी आपको पता है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बताया है, बस थोड़ा सा आप सोचे नहीं। देखिए अगर मैं कहूं, सपोज दैट, सुनिए, मैं कहूं कि अरे यार मुझे इस समय बहुत मेहनत हो जा रही है। आप कहोगे क्या कर रहे हैं सर, क्यों मेहनत हो जा रही है? मैं कहूं सुबह से 4 बैच, शाम तक, यानी 10 घंटा खड़े होके बोल रहा हूं, बहुत मेहनत हो रही है। तो जी नहीं मेरी मेहनत, आप कहोगे सर कोचिंग इसीलिए आपको एसी, बड़ी वाली कुर्सी, चाय पानी, नाश्ता, भोजन सब उपलब्ध कराती है, और उससे भी बड़ा कि हर मिनट वाइज पैसा भी देती है। तो हम उसी लिए अनुकूलित हैं, उसके लिए मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन बनाया जा रहा है कि आप खड़े होकर 10 घंटे बोलिए। आपको एसी चलवाना है चला लीजिए, हर घंटे चाय कॉफी चाहिए लीजिए, कुर्सी पे बैठ के पढ़ाइए, खड़े होकर पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाना है। उसके लिए जब सारे फेवरेबल इन्वायरमेंट मुझे क्रिएट करे जा रहे हैं और मैं उसी लिए बना हूं, इट मींस मैं यहां इस कोचिंग में क्या करने आया हूं? उसी लिए बना हूं ना। तो मैं अधिक काम नहीं कर रहा हूं, यानी हार्ट जब उसी लिए बना है तो वो अधिक काम नहीं कर रहा है। अब समझो, मैं कहूं कि बहुत मेहनत का काम कर रहा हूं, अब दिन भर मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। आप पूछिए क्यों सर, कैसे? तो मैं कहूं सुबह मैं यहां पढ़ाता हूं,
फिर इसके बाद निकल के जाता हूं उधर रायबरेली रोड पे, मेरा एक प्लाटिंग का काम चल रहा है, वहां देखता हूं। फिर उसके बाद आता हूं हजरतगंज में, मेरा क्या है एक शोरूम है, मैं वहां देखता हूं। फिर उसके बाद इधर मैं सड़क बनवा रहा हूं इंजीनियरिंग कॉलेज के उधर, वहां जाके अपना ठेका देखता हूं। इतने में शाम हो जाती है, फिर शाम को मुझे पढ़ाना पड़ता है। फिर पढ़ाने के बाद मैं 8-9 बजे खाली होता हूं, जाके दिन भर का हिसाब मिलाता हूं, तब जाके मैं सोने की फुर्सत मिलती है। और फिर यानी कहने का मतलब, मैंने जितना काम बताया, हर काम का नेचर अलग है। पढ़ाने का नेचर अलग है, प्लॉटिंग का काम का नेचर अलग है, अगर दुकान है शोरूम है तो उसका नेचर अलग है, सड़क बनवाने का काम है तो उसका नेचर अलग है। जब मल्टी डायमेंशनल काम होगा तब माना जाएगा कि आप क्या कहे, अधिक व्यस्त हो। तो आपने देखा, मैंने पीछे बताया था कि लीवर जो है मल्टी डायमेंशनल फंक्शन करता है। वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हेल्प करता है, वो प्रोटीन बनाता भी है, वो एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी हेल्प करता है, उत्सर्जन तंत्र में भी हेल्प करता है। तो जब मल्टी डायमेंशनल वर्क करता है, इसलिए उसे क्या है, एनर्जी की अधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए उसकी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे अधिक होता है। जैसे पूछा जाए कि छोटे कीटों में, अभी लिखवा रहे हैं इसको, चोरी से लिखने की जरूरत नहीं है, अभी पूरा सेंटेंस बना के लिखवाएंगे, ठीक। तो अगर पूछा जाए स्मॉल इंसेक्ट्स, जो छोटे कीट होते हैं, उनके शरीर के किस अंग में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है? तो विंग्स। जैसे मैंने मॉस्किटो का एग्जांपल लिया था ना, कि अगर मच्छर आपको काट के पैदल जाने लगे तो कितनी दूर तक जाएगा। यानी देखते हो कि मच्छर, मक्खी या छोटे कीट पतंगे जो होते हैं, कहीं पे बैठे भी रहते हैं तो भी अपना पंख हिलाते रहते हैं, यानी एनर्जी मोशन बना के रखते हैं कि कब भागना पड़ जाए। तो उनके विंग सेल्स में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि उसको एनर्जी की अधिक आवश्यकता होती है। तो लिखिएगा, इन ह्यूमंस बॉडी, in humans body, liver cells have maximum number of mitochondria. In humans body, liver cells have maximum number of mitochondria. And in small insects, their wings cell, wings में apostrophe s है, their wings cell या cells have maximum number of mitochondria. मानव शरीर की यकृत कोशिकाओं में, मानव शरीर की यकृत कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है। मानव शरीर की यकृत कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है, तथा छोटे कीटों के पंखों की कोशिकाओं में, तथा छोटे कीटों के पंखों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 4-5 बातें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, जो पूछी जा सकती हैं। अब अगला लिखिएगा, न्यूक्लियस।